Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 15 और पेपर इंडस्ट्री हमने स्टार्ट किया था. पेपर इंडस्ट्री का डेफिनेशन, अर्ली हिस्ट्री, रॉ मटेरियल, पल्पिंग प्रोसेस और पल्प फॉर्मेशन बाय NSSC हमने स्टार्ट किया था. और आज हमने उसी लेक्चर को आगे डाइजेशन से स्टार्ट करना है. स्टूडेंट्स, दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा. पहली बात तो ये कि कुछ हिस्सा मैं बोर्ड पे लिखूँगा इस लेक्चर का और कुछ हिस्सा मैं आपसे ऑरली डिस्कस करूँगा. आपने बुक पे नज़र रखनी है लास्ट में जहाँ से मैं बताऊँगा, और आपने मुझे सुनना है और साथ साथ बुक से चीज़ों को मार्क भी करना होगा. तो पहले हम वो पोर्शन डिस्कस करेंगे जो हम बोर्ड पे लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है. और हमारी आज जो हेडिंग है दैट इज़ हेडिंग नंबर 5, डाइजेशन. तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन डाइजेशन से हम अपनी बात को आज स्टार्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, डाइजेशन क्या है? इन दिस स्टेप या बिफोर दिस स्टेप हमारा जो रॉ मटेरियल था, इम्प्योरिटीज़ हमने उसमें से तकरीबन रिमूव कर दी. अब हमने उस रॉ मटेरियल को पेस्ट में यानी कि पल्प में कन्वर्ट करना है. पल्प में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, रॉ मटेरियल की डाइजेशन करवाते हैं. और डाइजेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टर. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरह से लिखूँगा कि रॉ मटेरियल इन डाइजेशन, रॉ मटेरियल हम इसे क्या करते हैं, बेचते हैं डाइजेस्टर तक. मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डाइजेस्टर, ठीक है. और डाइजेस्टर क्या करता है, इस रॉ मटेरियल को पल्प बना देता है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म पल्प के डाइजेस्टर इस रॉ मटेरियल को पल्प में कन्वर्ट कर देगा. अब बात हो रही है डाइजेस्टर की, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. डाइजेस्टर क्या है? स्टूडेंट्स, डाइजेस्टर इज द मेन यूनिट ऑफ दिस प्रोसेस. डाइजेस्टर इज़ द मेन यूनिट ऑफ दिस प्रोसेस. अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ ना, तो ये इस शेप में होता है, जो कि रोटेट करता है. इसमें हम पल्प जो है वो रखते हैं और ये रोटेट करता है. और इसमें पल्प क्या करती है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है पल्प में. स्टूडेंट्स, एक ओपनिंग यहाँ पर, इस ओपनिंग से हम क्या करते हैं, हम स्टीम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है. और एक ओपनिंग यहाँ पर, जहाँ से हम सोडियम सल्फाइड जो कि कुकिंग लिक्विड है, हम वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. लें जी, मैं यहाँ पर भी एक शो कर दिया. यहाँ से हम स्टीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कुकिंग लिक्विड जो कि सोडियम सल्फाइड था. अब हम सबसे पहले डाइजेस्टर के बारे में 2-3 बातें कहते हैं जी कि मेन यूनिट प्रोसेस का क्या है, मेन यूनिट है. दूसरे नंबर पर आपने बताना है कि इसकी लेंथ 10 मीटर तक होती है, ठीक है. ये लेंथ इसकी 10 मीटर तक होगी एंड डायमीटर इसका 2 मीटर तक होता है. लेंथ इसकी 10 मीटर तक, डायमीटर इसका 2 मीटर तक. इसके अलावा ये स्टील या रॉट आयरन से बना होता है. मेड
ऑफ स्टील एंड रॉट आयरन। और स्टूडेंट्स इसके अलावा ये जो डाइजेस्टर है दो तरीके से काम करता है, बैच प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि वक्फे से भी या मुसलसल, वक्फे से या मुसलसल तरीके से, दोनों तरीके के ये डाइजेस्टर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बैच प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। हम करते क्या हैं, हम स्टीम और मदर या कुकिंग लिक्विड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्टीम एंड कुकिंग लिक्विड जो कि क्या है, दैट इज Na2CO3, सॉरी सोडियम सल्फाइड है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि क्या है, सोडियम सल्फाइड है। और सोडियम सल्फाइड को हमने बफर किया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बफर किया किस पर्पस के लिए, टू मेंटेन, स्टूडेंट्स पीएच हम मेंटेन करते हैं कहाँ तक, 7 to 9, टू मेंटेन पीएच फ्रॉम 7 to 9। ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस डाइजेस्टर को रोटेट किया जाता है, रोटेशन 2.5 RPM, टेम्परेचर इसका 160 to 180। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ कि इसे रोटेट किया जाता है 2.5 RPM तक, रेवोल्यूशन पर मिनट। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं, टेक 45 मिनट्स। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गई। डाइजेशन के बाद अब आपके पास पहले जो रॉ मटेरियल था, जो कि मतलब प्योर रॉ मटेरियल था, अब ये रॉ मटेरियल डाइजेशन होने के बाद अब ये पल्प में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इस पल्प को इस डाइजेस्टर में से बाहर निकालना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लो टैंक है। स्टूडेंट्स ब्लो टैंक क्या है, अब ये जो पल्प आपके पास बन गई, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी पल्प जो कि डाइजेस्टर से बनी, आप इसे भेज देते हैं कहाँ पर, ब्लो टैंक में। ब्लो टैंक, इस ब्लो टैंक में हॉट एयर जो है वो ब्लो की जाती है। और ब्लो टैंक में हमारे पास सेपरेटर होता है। ये जो सेपरेटर होता है ये क्या करता है, जो पल्प आई इसमें से कुक्ड और अनकुक्ड पल्प को अलग करेगा। यानी कि वो रॉ मटेरियल जो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गए वो कुक्ड रॉ मटेरियल है, और वो रॉ मटेरियल जो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अनकुक्ड रॉ मटेरियल है। तो ब्लो टैंक में सेपरेटर मौजूद होता है जो कि क्या करता है, कुक्ड और अनकुक्ड रॉ मटेरियल को सेपरेट करता है। ये जो कुक्ड रॉ मटेरियल होता है ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जबकि अनकुक्ड रॉ मटेरियल जो है स्टूडेंट्स इसे हम रिसाइकल करते हैं, इसे हम रिसाइकल कर देते हैं। अब जो कुक्ड रॉ मटेरियल है मैं आगे नेक्स्ट जो बेस है कुक्ड रॉ मटेरियल के लिए लेकर चलूँगा। कुक्ड रॉ मटेरियल को वॉशिंग के लिए भेज दिया जाता है।
कुक्ड रॉ मटेरियल यानी कि पल्प बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप अब इस पल्प को वॉश करना। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा जी पल्प वॉशिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पल्प को वॉश किया जाता है, ठीक है। और पल्प को वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर यूजिंग 80 मैश सीव। ज़रा गौर करेंगे, पल्प वॉश्ड विद वाटर, पल्प को हमने वाटर से वॉश किया यूजिंग 80 मैश सीव, छाननी जिसे आप कहते हैं। 80 मैश इसका एक्चुअली साइज है। अगर बड़े साइज के पोर होंगे ना तो वो 1 मैश, जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा ये नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 80 मैश सीव हम इस्तेमाल करते हैं और पल्प की वॉशिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स पल्प की वॉशिंग क्यों की जाती है, ताकि इसमें से ब्लैक जो लिक्विड है उसे रिमूव किया जाए, और इसके अलावा साथ ही साथ हम इसमें से लिग्निन को भी रिमूव करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमने वॉशिंग की किसके लिए, टू रिमूव ब्लैक लिक्विड एंड लिग्निन। अब ये जो लिग्निन है ना, अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कहते हैं जी कि लिग्निन क्या है। लिग्निन एक एरोमेटिक पॉलीमर है जो कि क्या करता है, जो पेपर को ब्रिटल करता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये क्या है, एरोमेटिक पॉलीमर, एरोमेटिक पॉलीमर जो कि क्या करता है, मेक पेपर ब्रिटल, जो पेपर को ब्रिटल करता है, खस्ता करता है। यानी कि आप पेपर को जो है वो यूज़ करेंगे, पेपर इतना खस्ता होगा कि भुरभुराता जाएगा, पेपर जो है वो टूटता जाएगा। तो इसका मतलब लिग्निन को रिमूव करना हमारे लिए ज़रूरी है। खैर, हमने पल्प वॉशिंग की विद वाटर यूजिंग 80 मैश सीव। क्यों वॉशिंग की, ताकि इसमें से ब्लैक लिक्विड और लिग्निन को रिमूव करें। लिग्निन क्या है स्टूडेंट, लिग्निन के बारे में बताया। अब आपने बताना है कि आफ्टर दिस प्रोसेस जो पल्प है उसे मज़ीद थिकन किया। आफ्टर वॉशिंग पल्प थिकन, पल्प को हमने मज़ीद थिक किया एंड स्टोर्ड इन हाई डेंसिटी स्टोरेज, हाई डेंसिटी स्टोरेज, और फिर आपने इसे हाई डेंसिटी स्टोरेज में स्टोर कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पल्प वॉशिंग कर ली। अभी जो पल्प हमें मिली है, पल्प ब्राउन कलर की है, लेकिन हमें तो वाइट पेपर चाहिए। इसका मतलब पल्प भी वाइट कलर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्प में जो ब्राउन कलर है, हमें इस ब्राउन कलर को क्या करना है, वाइट जो है ना वो पल्प अचीव करनी है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, हम ब्लीचिंग करेंगे और इस ब्राउन कलर को ब्लीच करेंगे, इस कलर को ख़त्म करेंगे और वाइट कलर की पल्प जो है वो अटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पर्पज़ के लिए हम ब्लीचिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आएगा दैट इज़ ब्लीचिंग। सॉरी, मैं ब्लू से सब हेडिंग लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग के लिए, या ब्लीचिंग सबसे पहले हम करते क्यों हैं, हमें जो पल्प हासिल हुई ब्राउन पल्प मिली, और ब्राउन पल्प क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस
ऑफ लिग्निन, यानी कि लास्ट स्टेप में हमने वाटर से वॉश किया, लिग्निन रिमूव की, लेकिन लिग्निन कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई। अब हम लिग्निन को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग भी करवाते हैं, और जब आप ब्लीचिंग करवा देते हैं तो ब्लीचिंग के बाद आपको ये जो ब्राउन पल्प है ये वाइट कलर की पल्प में मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास जो है ना वो ब्लीचिंग हो चुकी। अब ये ब्लीचिंग करवाएंगे किस तरह? जो आप केमिकल या जो एजेंट्स आप यूज़ करते हैं कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ब्लीचिंग इज़ डन बाय 3 आप केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्लोरीन इटसेल्फ, आप क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, NaClO। तीसरे नंबर पर आप हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H2O2। ब्लीचिंग इज़ डन बाय एनी ऑफ दिस। अब हमारे यहाँ या इस हमारे सिलेबस में क्लोरीन से ब्लीचिंग को जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जी कि क्लोरीन हमने इंजेक्ट की पल्प में एट ए प्रेशर ऑफ 4 to 5 बार एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और 45 to 60 मिनट तक हमने ये प्रोसेस कंप्लीट होने दिया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्लोरीन इंजेक्टेड, इस यूनिट में क्लोरीन इंजेक्ट की एट 4 to 5 बार प्रेशर, और क्लोरीन का प्रेशर रखा 4 to 5 बार एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट टेक 45 to 60 मिनट टू कंप्लीट। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 45 to 60 मिनट लगते हैं। स्टूडेंट्स अब क्लोरीन जो आपने इंजेक्ट की, इसमें से कुछ क्लोरीन तो लिग्निन के साथ रिएक्ट करेगी और लिग्निन को रिमूव करेगी। अब जो बाकी क्लोरीन जिसने लिग्निन के साथ रिएक्ट नहीं किया, अब हमने ना उस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कि अनरिएक्टेड क्लोरीन रिमूव्ड बाय वाटर। आपने वाटर से अनरिएक्टेड क्लोरीन को रिमूव करना है, तो इसका मतलब वाटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एज एंटी क्लोर। वाटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एज एंटी क्लोर, आपने वाटर को यहाँ पर एज एंटी क्लोर इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने ब्लीचिंग भी कर ली। अब ब्लीचिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट कि अब हमने इस पल्प को स्टॉक करना है। स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। इस प्लांट में ना 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले नंबर पर डिस्पर्शन ऑफ पल्प एज ए स्लरी इन वाटर, यानी कि अब इस पल्प में वाटर मिक्स किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है इस पर्पस के लिए। तो डिस्पर्शन ऑफ पल्प एज ए स्लरी ऑफ वाटर। डिस्पर्शन, आपने पल्प को फैला दिया। पल्प कैसे? एज ए स्लरी ऑफ वाटर। आपने एक स्लरी सी बना दी और स्लरी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली आप क्या करते हैं, हम मैकेनिकल रिफाइनिंग या बीटिंग करते हैं फाइबर्स की, ताकि ये जो फाइबर है पल्प का उससे अप्रोप्रिएट फिज़िकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अटेन हों। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम मैकेनिकल रिफाइनिंग या बीटिंग करते हैं।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेक्स्ट मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग। किस पर्पस के लिए? ताकि जो फाइबर हैं पल्प के, फाइबर अटेन फिजिकल एंड केमिकल, जो है ना वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हें मिल जाएं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि फाइबर अटेन फिजिकल और एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? थर्डली हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इसमें हम एडिटिव ऐड करेंगे, केमिकल्स या दूसरे फाइबर्स या यूज्ड पेपर हम इसमें ऐड करते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी की क्वालिटी का पेपर बनाएं। अगर हमने न्यूज़पेपर बनाना है उसके लिए पेपर की क्वालिटी कुछ और है, अगर हमने प्रिंटिंग पेपर बनाना है उसके लिए पेपर की क्वालिटी कुछ और है। आपने जिस तरह का पेपर बनाना है उस तरह के आप इसमें एडिटिव्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि केमिकल एडिटिव्स या एडिशन ऑफ केमिकल्स एंड यूज्ड पेपर। किस पर्पस के लिए? ताकि जिस क्वालिटी का आपको पेपर चाहिए आप उस क्वालिटी का पेपर बनाएं। स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टेप्स के बाद अब जो हमारे पास पल्प था, अब एक्चुअली दैट पल्प इज स्लरी। हमने यहाँ तक पल्प फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज पेपर मेकिंग मशीन। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है ना ये मैं आपके साथ फ्रॉम बुक डिस्कस करूँगा, क्योंकि एज इट इज़ वर्ड्स मुझे लिखने पड़ेंगे। अगर मैं बोर्ड पे लिखूँगा तो हम ना इन स्टेप्स को वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो आएगा लास्ट स्टेप, दैट इज़ पेपर मेकिंग मशीन। पेपर मेकिंग मशीन, जिसे आप फोड्राइनर मशीन भी कहते हैं, वो कहता है जी कि अ बेसिक फोड्राइनर टाइप मशीन यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग। और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए भी गए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो कहता है जी कि फ्लो स्प्रेडर। फ्लो स्प्रेडर क्या है? फ्लो ऑफ स्प्रेडर टेक द पल्प एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली अक्रॉस द मशीन फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ब्रेकफास्ट में हम स्लाइस पर बटर लगाते हैं ना, इसी तरह पल्प स्प्रेडर के ऊपर, स्प्रेडर आपके पास एक बहुत लंबी लंबी बेल्ट्स चल रही हैं, बेल्ट्स चल रहे हैं, उन बेल्ट्स के ऊपर, उन बेल्ट्स के ऊपर पल्प को बैक टू फ्रंट स्प्रेड किया जाता है और वो बेल्ट आगे मूव करती जाती है। और इस तरह ये बेल्ट मूव करती जाएगी और पल्प जो है ना वो स्प्रेड होती जाएगी। स्टूडेंट्स, वो कहता है जी कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टॉक इज बिलो 1%। कंसिस्टेंसी यानी कि आपके पास जो स्लरी है इसमें परसेंटेज ऑफ वुडी मटेरियल और वाटर, इनकी परसेंटेज को कंसिस्टेंसी का नाम दिया जा रहा है। याद रखिएगा 1% कंसिस्टेंसी का मतलब जो रॉ मटेरियल है वो 1%, 99% स्लरी में वाटर होगा। रॉ मटेरियल 1% और 99% वाटर। अब हमने ना वाटर की परसेंटेज को 1% से कम करते करते 6 to 8% तक लेके जाना है। कैसे, वो आगे आने वाले स्टेप्स में ही डिस्कस होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस स्लरी को नेक्स्ट आगे भेजते हैं जी हेड बॉक्स की तरफ। हेड बॉक्स में क्या होता है? कहते हैं जी प्रेशराइज्ड हेड बॉक्स डिस्चार्ज अ यूनिफॉर्म जेट ऑफ पल्प सस्पेंशन ऑन अ फैब्रिक where special suction devices work for the removal of water। अब हेड बॉक्स में एक बड़े ना एक टाइनी जेट से एक प्रेशर के साथ जो पल्प है, जो स्लरी है, इसे क्या किया जाता है, इसे बाहर की तरफ निकाला जाता है और एक बेल्ट के ऊपर, फैब्रिक बेल्ट के ऊपर ये स्लरी जो है वो आके सारी की सारी स्लरी को प्लेस किया जाता है और इस फैब्रिक बेल्ट के नीचे सक्शन पंप लगे होते हैं जो कि स्लरी में से वाटर कंटेंट्स को रिड्यूस करते हैं। और इस स्टेप तक आते आते जो 99% वाटर था, अब ये 99 से 85% तक वाटर कंटेंट रह जाएंगे। बाकी 15% अब क्या है,
इसमें रॉ मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्ड्राइनर टेबल। फोर्ड्राइनर टेबल क्या है? अगर आप बुक देखेंगे तो वो कहते हैं कि एंडलेस मूविंग फोर्ड्राइनर फैब्रिक। एंडलेस मूविंग फोर्ड्राइनर फैब्रिक मतलब ये जो टेबल है इसका जो बेल्ट है, जिस बेल्ट ने मूव करना है, ये फाइब्रिक बेल्ट है जो कि किसी फाइबर की भी हो सकती है या मेटेलिक भी हो सकती है, यानी कि मेटेलिक वायर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। हम इस बेल्ट के ऊपर क्या करते हैं? पल्प को प्लेस करते हैं। अब उसने कहा एंडलेस मूविंग, यानी कि ये बेल्ट हमेशा मूव कर रही होगी, और एंडलेस है यानी कि इसका कोई एंड नहीं है, ये सर्कुलर है। ये बेल्ट मूव करती जाएगी और स्लरी यहाँ से आती जाएगी, नेक्स्ट आगे मूव करती जाएगी, फिर नेक्स्ट स्लरी आएगी और नेक्स्ट आगे, इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। ज़रा वापस आते हैं। उन्होंने कहा एंडलेस मूविंग फोर्ड्राइनर फैब्रिक, ये क्या करता है? फॉर्म्स द फैब्रिक। फैब्रिक कौन सा? पल्प का फैब्रिक। इनटू अ कंटिन्यूअस मैटेड वेब, यानी कि एक वेब स्ट्रक्चर में, बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला जैसे होता है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर में फाइबर्स को क्या करेगा? ये मिलाएगा। वाइल द फोर्ड्राइनर टेबल ड्रेन द वाटर बाय सक्शन फोर्स, और मज़ीद इसमें से वाटर कंटेंट्स को कम भी किया जाएगा। कैसे? बाय सक्शन फोर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप है दैट इज़ प्रेस सेक्शन। प्रेस सेक्शन में क्या है? वो कहते हैं जी कि पेपर शीट इज़ कन्वेड थ्रू अ सीरीज ऑफ रोल प्रेसेस वेयर एडिशनल वाटर इज़ रिमूव्ड एंड द वेब स्ट्रक्चर इज़ कंसोलिडेटेड। कि अब फर्दर फोर्ड्राइनर टेबल से मिलने वाली पल्प को मज़ीद हम प्रेस सेक्शन तक भेजते हैं। प्रेस सेक्शन क्या है? रोलर्स के तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे आपके पास सीरीज़ आती हैं, और इन रोलर्स में से पेपर पास करता है, और पास करते हुए जो है वो अपना वेब जो स्ट्रक्चर है उसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ एडिशनल वाटर भी इसमें से रिमूव करवाया जाता है। यानी कि हर स्टेप में वाटर कंटेंट्स को कम करते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रेस सेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट होने तक जो पल्प है इसमें वाटर कंटेंट 65% तक रह जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने ड्रायर सेक्शन पर जो है ना पल्प को ड्रायर सेक्शन पे भेजते हैं। स्टूडेंट्स, ड्रायर सेक्शन में पल्प में मौजूद मज़ीद जो वाटर कंटेंट हैं इन्हें ख़त्म किया जाता है। कैसे? ज़रा देखेंगे बुक से। वेट शीट इज़ ड्राइड। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रोटरी ड्रम्स। रोटरी ड्रम्स मतलब रोलर्स होंगे ये भी, जो कि रोटेट कर रहे होंगे, और इसमें से पास करते हुए पल्प को पास करवाते हुए वाटर कंटेंट को मज़ीद रिड्यूस किया जाता है। कहते हैं जी कि वाटर कंटेंट्स को रिड्यूस किया, फाइबर्स को मज़ीद कंसोलिडेट किया इन दिस सेक्शन। अब वाटर कंटेंट जो रिमूव करवाए जाते हैं कैसे? बाय ग्रेविटी, बाय सक्शन, बाय प्रेसिंग और बाय हीटिंग। यानी कि हमारे यहाँ मोस्टली ये जो ड्राई सेक्शन होते हैं इसमें जो रोटरी ड्रम्स हैं इन्हें हीट किया जाता है, इनमें से पल्प गुजारी जाती है। हीटेड रोटरी ड्रम्स क्या करते हैं? वाटर को एवेपोरेट करवाते हैं, और इस तरह से जो पल्प है वो फर्दर ड्राई होती चली जाती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद कैलेंडर स्टॉक। कैलेंडर स्टॉक में क्या किया जाता है? ये तकरीबन फाइनल स्टेज है पेपर मेकिंग मशीन की। कैलेंडर स्टॉक में जो हमारे पास अब पल्प, जिसमें से काफ़ी हद तक आपने वाटर कंटेंट्स रिमूव कर दिए। अब ये जो स्टूडेंट्स कैलेंडर स्टॉक में जो शीट है इसकी कैलेंडरिंग की जाती है। इस स्टेप में 2 से 3 काम होते हैं। सबसे पहले तो जो पल्प है जो कि आलमोस्ट पेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, इसे सीरीज़ ऑफ रोल निप्स में से गुजारा जाता है। वहाँ पर होता क्या है? मज़ीद इसमें से वाटर कंटेंट्स रिड्यूस किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर थिकनेस ऑफ पल्प कम की जाती है, और तीसरे नंबर पर जो सरफेस है इसे स्मूथ किया जाता है। जैसे ही कैलेंडर स्टॉक से पल्प बाहर आती है तो इट इज़ आलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू पेपर, या तकरीबन पेपर में कन्वर्ट होगी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस है रील। कैलेंडर स्टॉक से बाहर आने वाले पेपर को रील पर लपेट दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है, और बहुत बड़े बड़े
जो है वो रील्स हमारे पास हासिल होते हैं, जिसमें से पेपर को कट करके डिज़ायर्ड मेजरमेंट्स में पेपर्स को जो है वो आगे फर्दर मार्केट में बेच दिया जाता है। स्टूडेंट्स, रील पर जब पेपर को रोल किया जाता है तो यहाँ तक आते आते पेपर में मौजूद जो वाटर कंटेंट हैं दे आर रिड्यूस टू 6 to 8%। तो जब हमने पेपर मेकिंग मशीन से अपनी बात स्टार्ट की तब वाटर कंटेंट 99% थे और 99 से कम करते करते हम 6 to 8% तक ले आए। अगर आप वाटर कंटेंट 6 to 8% से कम करेंगे तो तब भी पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ब्रिटल पेपर होगा और मतलब पेपर बिल्कुल ऐसे ब्रेक होगा जैसे कि आप जो है ना कोई पापड़ वगैरह आपके हाथ में ब्रेक होगा। और इसी तरह से अगर वाटर कंटेंट 6 to 8% से ज़्यादा होंगे तो तब भी पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, इंक विल स्प्रेड ऑन द शीट। तो हम वाटर कंटेंट को 6 to 8% तक जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेपर इंडस्ट्री थी। नेक्स्ट आपके पास कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जिसे आपने ज़रूर पढ़ना है। ये हमारा आज का लेक्चर था और आज के इस लेक्चर में हमने पेपर इंडस्ट्री को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।